हमने कल इम्पल्स किया था ना, फटाफट से एक बार सुनते हैं इम्पल्स क्या होता है। एफ इंटू डेल्टा टी। इम्पल्स क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी। और या इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। इम्पल्स अलग चीज़ है और इम्पल्सिव फोर्स अलग चीज़ है। जो स्प्रिंग होता है वो स्प्रिंग कैसा फोर्स है? स्प्रिंग कैसा फोर्स है? स्प्रिंग कैसा फोर्स है? नॉन इम्पल्सिव। mg कैसा फोर्स है? और नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन इम्पल्सिव नहीं, हाँ केस डिपेंडेंट है। कभी नॉन इम्पल्सिव भी होंगे और कभी इम्पल्सिव भी होंगे। लिखना नहीं है, खाली समझा रहा हूँ कि अगर मान लो एक स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, इसका मास m है, तो अभी नीचे कितना फोर्स, ऊपर कितना फोर्स? क्या ये n mg को बैलेंस कर रहा है? तो यहाँ पे ये नॉर्मल कैसा फोर्स है? नॉर्मल कैसा फोर्स है यहाँ पे? नॉन इम्पल्सिव। लेकिन बच्चों यही अगर ऐसा होता है कि ये एक स्फीयर यहाँ रखा हुआ है, इसका मास m है, तो अभी ये नॉन इम्पल्सिव है, नॉर्मल तुम्हारा। लेकिन किसी हाइट से मैंने एक छोटा सा बॉल, ये कैपिटल M ले लो, एक यहाँ h हाइट से मान लो, ऐसे छोड़ दिया, यहाँ से ऐसे इसको रिलीज कर दो, तो रिलीज करते ही क्या होगा? क्या ये इस पे आएगा, धड़ से टकराएगा? जिस टाइम पे टकराएगा क्या टकरा के कांटेक्ट बना लेगा क्या? लेट हो गए होमवर्क, हम वहां क्या जो उससे धप्पा मार देंगे। तो जब वो टकराएगा तो टकराने के बाद यहाँ चिपक के नहीं रहेगा, देर इज ए कंडीशन, वो चिपक भी सकता है। वो आगे पढ़ोगे, अगर इनइलास्टिक हुआ तो चिपकेगा, इनइलास्टिक नहीं हुआ तो नहीं चिपकेगा। आदित्य इधर क्लास चल रही है, पीछे क्या देख रहे हो? नीचे कोई है क्या? दरवाजे के बाहर देखे तो परमानेंट बाहर ही कर दूंगा, समझो फिर। तो यहाँ चिपकेगा नहीं चिपकेगा बात अलग है, लेकिन जिस टाइम पे ये टकराएगा, टकराने के बाद ये इसको ऐसे नीचे की तरफ एक नॉर्मल देगा, देगा कि नहीं देगा? और ये नॉर्मल कैसा होगा? अगर ये इम्पल्सिव हुआ तो यहाँ, अब क्योंकि नीचे कौन लग रहा है? mg, ऊपर कौन लग रहा है? नॉर्मल। अभी ये mg तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, mg कैसा फोर्स है? अगर ये नॉर्मल नॉन इम्पल्सिव हुआ ना बेटा, तो देखो इस स्फीयर की बात करो, बड़े वाले स्फीयर की, तो नीचे की तरफ n डैश लग रहा है जो इम्पल्सिव है। और हमने कल लिखा था एन इम्पल्सिव फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड बाय अनदर इम्पल्सिव फोर्सेस ओनली। तो अब ऊपर की तरफ जो नॉर्मल लग रहा है, जो सरफेस नॉर्मल लगा रहा है, ये वाला नॉर्मल, अगर ये इम्पल्सिव नहीं हुआ नेचर में, तो ये बैलेंस्ड ही नहीं हो सकता। मतलब यहाँ ऐसे गड्ढा विड्ढा खोदते नीचे घुस जाएगा ये, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मतलब ये वाला फोर्स भी कैसा होना चाहिए? आपको दिख गया, एक ही फोर्स नॉर्मल है, एक ही जगह से मिल रहा है, एक केस में इम्पल्सिव है और दूसरे केस में नॉन इम्पल्सिव। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत किसी को है? दिक्कत तो बोलो, पक्का नहीं है ना? फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है ना? चलो, तो ये हमने इम्पल्स की कहानी पढ़ ली। आदित्य आज भी नहीं आया? क्या हो गया रुद्राक्ष, तुम क्या कर रहे हो? कुछ और पढ़ रहे हो क्या? हाँ, वही मॉड्यूल। अच्छा चलो, देखो पहले किए हो तो भी मैं छोड़ दूंगा, इसको छोड़ा ना मैंने, पहले किया था, लेकिन वो मुझे दिखा क्यों पहले किया था। कल इसका लिया तो उसमें दिख जाता है ना, किया रहता है। अब जो किया ही नहीं है बोलते मैंने पहले किया है। अभी जैसे दीदी आई थी अभी, 10 के बाद क्वेश्चन देखी कि 10 से 15 डाउट है, मैं वहीं बैठा जहाँ तुम आज बैठे हो। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे प्रकट हुआ सीधा पढ़ाने को, जहाँ तुम लोग बैठे हो वहीं बैठता था। बस फ़र्क है, तुम लोग आगे बैठते थे, मैं पीछे बैठता था, यही फ़र्क है। तो पीछे वालों को और क्लियरली समझ में आती है ये सब चीज़ें, क्योंकि वो होमवर्क नहीं करके आते ना। अब मैं नहीं करके आता था ना, बहुत लेक्चर में नहीं करता था मैं, मेरे खाली एक मैथ्स में और फिजिक्स में होमवर्क कंप्लीट हुआ करता था। केमिस्ट्री तो मैं कभी कंप्लीट नहीं करता था, किसी की भी कॉपी दिखा देता था।
अरे कई बार हुआ था क्लास में, होमवर्क चेक करना है तो मैं किसी की बुक से कॉपी चुरा लिया, किसी की बैग से, वो दिखा दिया, साइन भी हो गया, वो कह रहा सर मेरी कॉपी नहीं मिल रही है। फिर मैं कहा ये तेरी कॉपी तो है। फिर वो चेक करते थे, भाई एक दो बार पकड़े थे बहुत, तुम लोग तो नहीं मार खाते, और पकड़े थे, बहुत मारे थे, और मुर्गा बना के रखे थे पूरी क्लास में। अब ये सब दुखने लगता है। ए क्या लिख रहा है, अब कुछ मत करो, ये पढ़ो अब डीपीपी, वो 3:30 के बाद। क्यों, घर पे कौन इंतजार कर रहा है? चलिए, तो ये हो गया बेसिक, समझो सवाल कैसे आते हैं, इम्पल्सिव केस डिपेंडेंट वाले जो कॉन्सेप्ट को आपने देखा, उस पर सवाल कैसे बनते हैं, ध्यान से समझो। मान लो यहां एक ब्लॉक है, चलो वेरिएबल के साथ करते हैं, जिसका मास कितना है m। एक दूसरा ब्लॉक यहां रख दिया मैंने, इसका भी मास है m। इनके बीच में मैंने एक स्ट्रिंग लगा दी, और ये स्ट्रिंग मासलेस है। हो सकता है ना ऐसा? एक बुलेट है, इसका भी मास है m, और ये ऐसे आगे आता है v से। अरे यार ये दिमाग खराब कर रहा है चिल्ला चिल्ला के माइक। और ऐसे v से आगे आया। बोल रहा हूं इफ bullet sticks to the block after striking with block, find फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ब्लॉक्स जो भी है। सवाल समझो, होगा क्या जब ये यहां आके इसको टकराएगा, तो टकराने के टाइम पर क्या होगा, क्या इसको एक फोर्स मिलेगा, क्या मिलेगा, एक फोर्स। और जैसे ही इसको एक फोर्स मिला, वो फोर्स कैसा होगा, इम्पल्सिव ना। वो यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स आया, मतलब इस पॉइंट पे झटका आया तेजी से, वो झटका क्या करेगा, अपने झटके को ट्रांसफर कर देगा दूसरे वाली ब्लॉक पे। अगर उस झटके को ट्रांसफर नहीं कर पाया दूसरे वाली ब्लॉक पे ना, तो फिर रस्सी टूट जाएगी, और तुम्हें तोड़ना नहीं है जब तक ना बोले रस्सी टूट नहीं रही है। मतलब यहाँ जनरेट हुआ इम्पल्सिव नॉर्मल, उस इम्पल्सिव नॉर्मल ने यहाँ क्या जनरेट कर दिया, इम्पल्सिव टेंशन, और वही इम्पल्सिव टेंशन कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे। इसको एक सॉल्व करने का बहुत मिसकम्युनिकेशन है, मतलब ऐसा बच्चों को मिसकम्युनिकेट कर देते सारे टीचर, क्योंकि आज यूट्यूब का ज़माना है ना। मुझे कई रेफरेंस आए बच्चों से ही, तुम्हें बता दे रहा हूँ, इसलिए पहले की मत देखना। 99% टीचर्स यूट्यूब पे तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि ये मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है। वो बोलते हैं इस पूरे को सिस्टम मान लो, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, आपका सवाल सॉल्व हो गया। ऐसा मत करना, मोमेंटम कंजर्वेशन से करोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं टाइम डाल के तुम्हें फंसा दूंगा। तो ये याद रखना, सवाल सॉल्व हो जाता है, आंसर आ जाता है, लेकिन आपका लॉजिक कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो लॉजिक डेवलप करने के लिए आप एक चीज़ याद रखो अपने दिमाग में, कि लॉजिकली यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई नहीं हो पा रहा है ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्सेस। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इम्पल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्सेस मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। करेक्ट। तो अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स, तो हम कैसे सॉल्व करें, तो FBD बनाते हैं यार। सबका मास तो m ही दिया है ना, तो आपको बेटर क्या होगा, एक ABC नाम दे दो, तो FBD में आपको दिखता रहेगा किसकी FBD हम बना रहे हैं। तो अगर मैं A की FBD बनाऊं, या सबसे पहले मैं B की FBD बनाता हूं। B की FBD बनाओगे
तो बी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो नीचे लग रहा होगा mg, ये कैसा फोर्स है, इम्पल्सिव कि नॉन इम्पल्सिव? अगर ये फोर्स नॉन इम्पल्सिव है तो इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा जो फोर्स लगा होगा नॉर्मल ऊपर की तरफ, ये भी कैसा होगा, नॉन इम्पल्सिव। मतलब इन दोनों फोर्स का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अगर बीच में इम्पल्सिव फोर्सेस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स का कोई काम रह जाता है क्या? उनको हटा दो। तो बचे कौन कौन से फोर्स? जरा ध्यान से देखो, ये बुलेट आके यहाँ टकराएगा तो ये यहाँ पे ब्लॉक है, इधर से बुलेट आके ऐसे टकराएगा, करेक्ट? तो यहाँ टकरा रहा है, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? ये लाइन है। इसके परपेंडिकुलर कौन लगता है? नॉर्मल। सच दैट नॉर्मल विल ट्राई टू कॉम्प्रेस द ब्लॉक, सच दैट नॉर्मल विल ट्राई टू कॉम्प्रेस द ब्लॉक। तो कॉम्प्रेस करना है तो नॉर्मल इधर लगाएगा। मतलब ये जो बी ब्लॉक है इस पे एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा, और ये नॉर्मल है कैसा? आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप मत लिखो, आप ये दिखा दो कि यहाँ एफ बी डी में ही एफ बी डी फॉर इम्पल्सिव फोर्सेस ओनली, तो बात तो एक ही हो जाएगी ना, इम्पल्सिव फोर्सेस के लिए ही है। अच्छा, जैसे ही यहाँ नॉर्मल डेवलप हुआ होगा, यहाँ झटका आया होगा इस रस्सी में भी, तो यहाँ पे इम्पल्सिव टेंशन आ गया। और जरा अपने दिमाग से बताओ कि टकरा जैसे बुलेट हिट करेगा पूरा सिस्टम किधर जाएगा? राइट में जाएगा। राइट में गया मतलब ये इधर जाने लगा, करेक्ट? कोई दिक्कत? अब अगर मुझे इसके लिए इक्वेशन लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में तो लिखूंगा ना, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? इसका मास m है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v, माइनस इनिशियल, यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ मैं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये चेंज इन मोमेंटम पहले लिखो mv माइनस m इंटू 0, क्योंकि पहले तो ये ब्लॉक रुका हुआ है ना, v मतलब इसको v नॉट ले लेता हूँ, ठीक है? अब j मतलब इम्पल्स, यहाँ इम्पल्स की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई नेट फोर्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन में कितना है? n माइनस टी कितना है? तो इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी होता है ना, तो n माइनस टी डी टी। कई बुक में इसी को j ही लिखे रहने देते हैं, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? n माइनस टी डी टी। वॉट इज दिस? नेट इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी। अब मैं ब्लॉक ए की बात कर लूं तो ए के लिए एफ बी डी बनाओ, इम्पल्सिव फोर्सेस की एफ बी डी बनाना है। तो ए पर यहाँ जो टेंशन टी आया होगा इम्पल्सिव, वही तो यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, बिकॉज स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस। तो क्या इस पॉइंट पे इधर आ गया होगा टेंशन टी, और जब ये सिस्टम इधर जाएगा और स्ट्रिंग तुम्हारी टूट नहीं रही है तो ए हैज टू मूव टूवर्ड्स राइट ओनली, तो ये भी राइट में जा रहा है। इसके लिए यही इक्वेशन लिखो, तो एक ही है फोर्स, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा? टी डी टी। एन माइनस टी इज द इम्पल्सिव फोर्स, टी इज द इम्पल्सिव फोर्स, एन माइनस टी डी टी इज इम्पल्स। तो इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम नहीं होता, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो टी डी टी क्या लिखोगे? एम वी माइनस एम इंटू 2 इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन किसकी बनेगी? बुलेट की। तो बुलेट पे देखो एक नॉर्मल इधर लगेगा और फाइनली ये पूरा सिस्टम जाएगा ना एक डायरेक्शन में, तो ये भी इधर ही गया होगा v से। तो फाइनल इक्वेशन क्या लिखोगे? एम वी माइनस एम वी नॉट, क्योंकि पहले उसके पास वेलोसिटी है, और ये किसके बराबर? एन डी टी। लेकिन बेटा यहाँ पे जो एन है वो माइनस में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जिधर है उसके अपोजिट लग रहा है। सही बात है चुनगम? अब इन तीनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे, ये इंटीग्रेशन के साइन से आप डरना मत। ये क्या बना? एन डी टी। ये क्या है? टी डी टी। ये बनेगा एन डी टी माइनस टी डी टी, टी डी टी माइनस एन डी टी। देखो
फर्स्ट इक्वेशन से एन डी टी, थर्ड इक्वेशन से माइनस एन डी टी, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ माइनस टी डी टी और प्लस टी डी टी कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा आ गया जीरो। अब चूंकि ये पूरा इम्पल्स हमारा जीरो हो गया है, जो वो बोलते हैं मैं उनको सही कर रहा हूँ अभी, लेकिन आप वो तरीका मत अपनाना। पूरा इम्पल्स अगर अपना जीरो हो गया है, इसका मतलब है देयर इज नो इम्पल्स। और इम्पल्स का मेन काम क्या होता है? मोमेंटम को चेंज करना। क्या काम होता है? मोमेंटम को चेंज करना। भाई अगर इम्पल्स ही जीरो हो गया तो मोमेंटम को चेंज कर पाएगा क्या? हो पाएगा क्या चेंज मोमेंटम? और अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व है। जितना पहले वही तो बाद में होगा ना। लेकिन अगर इसी सवाल में मैं पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन, तब क्या आप मोमेंटम कंजर्वेशन से कर पाओगे इसको? इसलिए आपको तरीका पता होना चाहिए। तो ये जीरो हुआ, बाकी सवाल तो कर लो यार, क्या होगा? 3mv माइनस एम वी नॉट, तो यहाँ से देख लो v0/3 सही है क्या? कोई दिक्कत किसी को? पूछो अगर है दिक्कत तो। चलो ये करके ना एक और सवाल है, ये भी लिख लो आप। एक पुली लगी है, इधर रखा हुआ है मास m, यहाँ पर एक पैन लगा हुआ है। उल्टा लगाएंगे क्या? ठीक है, ये पैन है अपना, इसका भी मास है m, और ऊपर से ना एक ब्लॉक जिसका मास 2m है, वो v स्पीड से आ रहा है। If the system is at rest, initially and block of mass 2m अरे यार ये टू दिमाग खराब कर रहा है, रुको मुझे चेंज ही करना पड़ेगा। स्ट्राइक्स टू इट एंड स्टिक्स टू इट, या स्ट्राइक्स एंड स्टिक्स टू इट लिख दो। फाइंड फाइनल वेलोसिटीज। ट्राई करो, मैं ज़रा इसको चेंज कर ही दूँ। दिमाग काम नहीं करता। देखो ये ना सवाल ऐसा है कि यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ एक पेन है, ब्लॉक और पेन दोनों का मास कितना है? m, और यहां से जो ब्लॉक गिर रहा है उसका मास कितना है? 2m, और v से गिर रहा है। पेन को भी एक ब्लॉक की तरह ही ट्रीट करो। तो a b c बनाते हैं, BD आपको समझ में आ रहा है, सारा फोर्सेस इंपल्सिव होगा। तो A की एक BD बनाओगे तो A पर ऐसे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा इम्पल्सिव, और ये पूरा सिस्टम जब टकराएगा तो फाइनली ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, तो ये वाला पार्ट ऊपर, तो ये जा भी ऊपर रहा है। इसके लिए इक्वेशन लिखो तो T dt, क्योंकि U तो जीरो है ना, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ। और अगर मैं B जिसको मैं पेन मान रहा हूँ उसके लिए बनाऊँ BD, तो ये टेंशन भी इम्पल्सिव, और ये जब 2m टकराएगा तो एक नॉर्मल देगा इम्पल्सिव नीचे, और ये जा किधर रहा है? नीचे।
तो क्या ये लिखा जाएगा n माइनस टी, वही वाला इक्वेशन बन गया पहले वाला, तो ये क्या आ जाएगा mv ये भी। तीसरा जब मैं 2m के लिए लिखूंगा तो इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लगेगा और जा तो नीचे का है, फाइनली चिपक जाएगा तो नीचे जाएगा ना। इसको v ना लिख के v डैश लिखो क्योंकि v तुम्हें दिया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा अभी, माइनस एन डी टी इज इक्वल टू 2mv डैश माइनस 2mv। ऐड कर दो तीनों को यार, सॉरी 2 3 4 हो जाएगा ना, ये क्या होगा 4 ही होगा। 4mv डैश इज इक्वल टू 2mv। कितने लोगों को v/2 आया था, ग्रेट, बस 4 लोग आया। और तुम्हें 2t कैसे मिल रहा है भाई, बहुत पिटेगा तुम। तो साथ में रखना नहीं, साथ में रख दोगे तो फिर एफबीडी नहीं बन पाएगी, क्योंकि सोचो अगर दोनों को साथ में रख के 3mv कर दिया तो पहले तो अलग चल रहा है ना, तो उसका चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखोगे। कुछ तुम पढ़ रहे हो खाली, सुबह उठते हो और चले आते हो, ये बताओ होमवर्क किए थे अपने मन से? अपने मन से चैट जीपीटी से नहीं लिया हेल्प, गूगल से, किसी से भी? पक्का? कोई सवाल जितना उसमें किया कोई पूछूंगा बता लेगा? थोड़े 2-3 किए। अभी तो बोल रहा था मैंने एक भी नहीं लिया, आप 2-3 पे आ गया। चलो 2-3 कौन कौन से बता दो, उसको छोड़ के बाकी सब कर लोगे? पक्का प्रॉमिस कर रहे हो? तालियां ज़्यादा सब लोग याद करेगा, और नहीं कर पाया तो बैठेगा 9 बजे रात को, बैठेगा आज 9 बजे रात तक ये। हाँ मिहिर, होमवर्क किए हो अपने मन से? किससे? गूगल ने क्या बताया तुम्हें, और क्या हाल चाल है? नहीं, थोड़े समझ डाउट से हुआ। तो वो क्लियर हो गए? हाँ, थोड़े हुए, थोड़े मतलब थोड़े समझ। जो हो गए वो तो बता लोगे ना हेल्प लेने के बाद। तो अभी जो बुक में सॉल्व किए होंगे वो सारे तो आगे होंगे ना आपको, ठीक है मैं पूछता हूँ। ये क्वेश्चन में n माइनस टी dt है, उसमें माइनस n भी नहीं रहती जो वेलोसिटी नीचे है। तो n तो नीचे ही है ना, जो डायरेक्शन वेलोसिटी वो डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं। हाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। चले आगे, अरे हो गया। और एक तरह का सवाल आता है इसमें, वो क्या है जरा देखो ध्यान से। मान लो एक ब्लॉक मैंने यहां लगा दिया, फिर इसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया इस तरह से, सांप जैसा बना के, यहां 2m लगा दिया, और इसकी लेंथ कुछ तो देनी पड़ेगी। क्या ले लूं? क्या है, समझ गई क्या? वो तो तुम लोग समझ ले रहे हो, ये 3 मीटर है, गिवन है तुम्हें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5 मीटर, और इसको V0 से चला दिया, तो होगा क्या, ये चलेगा, तो चलने से स्ट्रिंग क्या टाइट होगी, धीरे धीरे तुम्हें बताना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग स्टॉप।
आइए देखिए, ये हो गई इनिशियल सिचुएशन। फाइनली ये ब्लॉक कैसा दिखेगा? तो फाइनली m यहाँ रहेगा। बेटा यहाँ से चलना चालू किया है, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया आपने को 3 मीटर, ऐसे यहाँ कहीं हो जाएगा इस तरह से, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? फाइनल मत लिखो इसको, दिस इज द कंडीशन जस्ट बिफोर स्ट्रिंग स्टॉप। जस्ट बिफोर टाइट होने के पहले ये जो यहां पर हमारा ये मास लगा हुआ है 2m, वो किधर चल रहा होगा? इधर चल रहा होगा V0 से। जैसे ही स्ट्रिंग टाइट हो गई तब क्या होगा? समझना ध्यान से, अगर नहीं आया है तो आप पेन पेपर थोड़ी देर बंद करके यहाँ ध्यान से देखो। ये एक लॉजिक है, अपने नोट पॉइंट में आपको लिखना भी पड़ेगा। ऐसे सवाल इसलिए करवा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास में आप देखिए कॉन्सेप्ट खाली क्वेश्चन के थ्रू ही आते हैं, अलग से कुछ नहीं आएंगे। अब ये इस तरह से दिख रहा है अपने को, ये एंगल कितना होगा बच्चों? क्या ये 53 होगा? अब कल मैंने एक बात बोली थी आपको कि इम्पल्स क्या काम करता है? चेंज इन मोमेंटम का। मोमेंटम को चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इम्पल्स। कौन जिम्मेदार है? बेटा इम्पल्स मोमेंटम को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या किसी भी डायरेक्शन में वो मोमेंटम को चेंज कर देगा क्या? मोमेंटम चेंज करने का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज करना। क्या मतलब है उसका? वेलोसिटी। और क्या हर किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज कर देगा क्या? वो वेलोसिटी किसी एक डायरेक्शन में चेंज करता है, और वो डायरेक्शन कौन सी होती है? डायरेक्शन ऑफ इंपल्सिव फोर्स। impulse can change the momentum along the direction of impulsive force। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां ध्यान से समझो, जैसे कल एक सवाल किया था, इसको कराने के पहले फटाफट से रेफरेंस दे रहा हूं। ऐसे गिर के ऐसे कुछ गया था ना, ये 10 से आया था, ये था 37 था, मैं लिखना मत है इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझ में आया। 37 पे गया, सोचो ये वाला कंपोनेंट अभी कितना था? ये 37, तो ये भी 37, क्या ये 8 था, ये 6 था, तो जब ये गया तो ये अभी भी इसका 8 ही रहा, इधर हो गया 6। आप बोलोगे सर अभी भी तो चेंज नहीं हुआ, पहले भी 6 था अभी भी 6 है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई है। इस 8 की डायरेक्शन भी नहीं बदली, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला है, लेकिन इस 6 में क्या हुआ? डायरेक्शन बदल गई, इस लाइन के अलॉन्ग बदला है। और ध्यान से देखोगे नॉर्मल जो है वो इसी लाइन पे लग रहा है। तो किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज किया? इंपल्स। बोलो, जिस डायरेक्शन में इंपल्स लग रहा है। तो इंपल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मोमेंटम चेंज करना, लेकिन कहाँ चेंज कर सकता है वो मोमेंटम? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो डायरेक्शन ऑफ इंपल्सिव फोर्स है उसको हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज द लाइन एट विच इंपल्सिव फोर्सेस आर एक्टिंग। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? लाइन एट विच impulsive forces are acting and impulse can change the momentum along that line only। अब यहां देखो, जैसे ही ये स्ट्रिंग टाइट होगी, टेंशन जो है वो किस डायरेक्शन में आएगा? बोलो, क्या इधर आएगा टेंशन? इस पर क्या इधर आएगा टेंशन? तो वेलोसिटी वो किस लाइन पे चेंज करेगा? खाली इसी लाइन के अलॉन्ग। मतलब इस लाइन पर अगर कोई पहले वेलोसिटी रही होगी तो उसी वेलोसिटी को चेंज करेगा। इस लाइन के अलावा कोई भी वेलोसिटी अगर वो पहले रखता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये 53 था तो अभी 53 है। अब यहाँ ध्यान से देखो,
इस पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट तो हॉरिजॉन्टल दी है ना, v नॉट कैसी वेलोसिटी दी है, हॉरिजॉन्टल। तो मुझे किस लाइन पे, क्या खाली इसी लाइन पे चेंज करने का अधिकार है? इम्पल्स है तो किधर चेंज कर सकता हूँ, मेरी औकात क्या है कि मैं इस लाइन पे चेंज कर पाऊंगा। तो मुझे इस लाइन पे वेलोसिटी चाहिए अगर, तो क्या मैं इसके दो कंपोनेंट ऐसे बना लूं, बना सकता हूं। ये 53 है तो यहाँ ये वाली लाइन ऐसे बनाओगे तो ये 53, क्या ये 37? हाँ बोलो, बराबर ना, कोई दिक्कत है तो बोल लो, नहीं चाहिए तो यहाँ देख लो, ये 37 तो ये भी 37। अब v नॉट का ये कंपोनेंट होगा v नॉट cos 37, मतलब 4v नॉट बाय, और ये कितना होगा? क्या इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत है तो मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। अब देखो, जब यहां पहुंचोगे तो जो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो पहले कितना था, 3v नॉट बाई 5, ये एज इट इज 2m की वेलोसिटी में जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर इंपल्स का कोई अधिकार ही नहीं है, इंपल्स चेंज कर ही नहीं पाएगा मोमेंटम को। गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत किसी को? इस लाइन पर, अब अगर इस लाइन पे देखोगे बेटा, स्ट्रिंग टाइट हुई है तो इस लाइन पे बोथ द ब्लॉक्स मस्ट हैव द सेम वेलोसिटी, क्योंकि अगर अलग अलग वेलोसिटी होगी तो रस्सी टूट जाएगी या स्लैग कर जाएगी। आपको बोला स्ट्रिंग टाइट है, टाइट है मतलब स्लैग तो कर नहीं सकती, स्लैग नहीं कर सकती और दूसरा तोड़ना भी नहीं है। वो तब पॉसिबल है जब स्ट्रिंग के अलोंग दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाए, इक्वल। तो इसको मान लिया कि ये, मान लो बाद में v से इधर नीचे गया और ये भी v से इधर आया। अब दोनों के लिए अगर इंपल्स लिखा जाए तो ऐसा मैं लिखूंगा, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। किधर की बात हो रही है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब इंपल्सिव फोर्स की लाइन। क्या मैं ऐसे लिखूंगा, टी डी टी इज इक्वल टू एम वी इसके लिए, और इस 2m के लिए क्या लिखोगे, माइनस टी डी टी इज इक्वल टू 2mv माइनस 2m 4v नॉट बाई 5। ठीक, कोई दिक्कत? सॉल्व हो गया सवाल। मेन क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें समझ में आया? क्या प्रॉब्लम थी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझना। काट डालो इनको, 213 3mv इज इक्वल टू 4 2 जा 8 mv नॉट बाई 5, तो कैंसिल हो गया, v की वैल्यू आ गई 8v नॉट बाई 15। तो आपसे क्या पूछा था, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो इस पार्टिकल के लिए देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ m, जो m वाला ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी तो यही रहेगी अकेले 8v नॉट बाई 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी जो है वो 2m की अगर आप लिखोगे तो 2m की वेलोसिटी आएगी। देखो 2m पे एक कंपोनेंट इधर आया ना v का, तो ये v है और ये, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, v स्क्वायर, v की वैल्यू है 8v नॉट बाई 15 का स्क्वायर प्लस 3v नॉट बाई 5 का स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ 2m। बात समझ में आई क्या? तो इस सवाल के थ्रू मुझे क्या समझाना था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही चेंज कर सकता है इम्पल्स तुम्हारा मोमेंटम। छापिए, और नोट पॉइंट जो बोला वो अपनी लैंग्वेज में आप लिख लो, इम्पल्स कैन चेंज द मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अभी तुम चारों पिटोगे, क्यों देख रहे हो उसको भाई बार बार? नहीं, एक बार जब टाइट हो गया तो झटका क्यों लगेगा? झटका तो एक बार ही लगेगा ना। जब स्ट्रिंग टाइट हो गई तो टेंशन तो कांस्टेंट हो गया, टेंशन चेंज नहीं होगा ना उसके बाद।
जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग टॉट पे जो वेलोसिटी पड़ गई है, अब उसके बाद अगर झटका लगाने का फोर्स बढ़ेगा तब जब तुम्हारा mg बढ़ेगा। mg बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, तो नहीं बढ़ेगा टेंशन, कम होता जाएगा, बल्कि जैसे ऊपर जाएगा टेंशन की वैल्यू कम होगी। इसीलिए मैंने हमेशा नहीं पूछा, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज टॉट में ही पूछा है। एक बार स्ट्रिंग टाइट हो गई फिर स्लैक होना चालू होगा, टेंशन बढ़ेगा नहीं, झटका नहीं लगेगा, धीरे धीरे फोर्स बढ़ेंगे। ठीक है, एक और सवाल लिखो। अ बॉल ऑफ मास 1 kg ball of mass 1 kg is attached to an inextensible string. A ball of mass 1 kg is attached to an inextensible string. To an inextensible string. The ball is released from the position shown in figure. यार वो जो सवाल ढूंढ रहा हूँ वो सवाल नहीं मिला, लेकिन कुछ ठीक है। The ball is released from the position shown in figure. यहाँ से इसको रिलीज किया। ये सवाल में दम नहीं है, गलत मत करना। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है वो। द बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन शोन इन फिगर, यहाँ बना हुआ है। फाइंड द इम्पल्स imparted by the string find the impulse imparted by the string to the ball immediately after the string become taut. Immediately after the string becomes taut. अच्छा दे दिया अभी। इसके मॉड्यूल को सॉल्व किया रुद्रा, सीधा करो पीछे। इसका जो मॉड्यूल 1 2 3 4 लिखा है वो भी सॉल्व करा करो, अच्छा है। इतना करते करते वैसे नए चैप्टर में पहुंच जाओगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मेक श्योर करो कि ये पूरा खत्म हो रहा है। कौन सा है? 15 नंबर 2√10 ऑलमोस्ट सही है। 6.32 आ रहा है इनको। अभी बोलेगा तो 10 बार करवा दूंगा, चुप बैठा है। हाँ, मैं नाचने थोड़ी रोक रहा हूँ, पढ़ने के लिए रोक रहा हूँ। और तुम्हें पता है घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, अब तो मैं फ़ोन कर दूंगा। मेरे पास तो नंबर भी आ गया है, फ़ोन करके बता दूंगा मम्मी को, टिफ़िन पहुंचवा देंगी, परेशान मत हो। यही टॉर्चर करने के लिए तुम लोगों का पीटीएम लिया था मैंने। देखिए ये सवाल आया क्या, 6.32 न्यूटन सेकेंड आंसर आ रहा है। क्या कह रहा है? बॉल ऑफ मास m is attached to an inextensible string. It is released from the position. Find the impulse imparted by the string to the ball immediately after the string is taut. एक बात बताओ,
1 मीटर से बच्चों अगर ये नीचे आया है, ये 1 मीटर से नीचे आया, तो स्ट्रिंग टाइट होने के पहले की कंडीशन क्या होगी? क्या ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी? कितनी होगी? जस्ट बिफोर स्ट्रिंग स्टार्ट की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट बिफोर स्ट्रिंग स्टार्ट। ठीक, तो ये √2gh होती है ना वेलोसिटी ग्रेविटी में, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी √2 इंटू 10 इंटू 1, क्या ये √20 आ जाएगा? और एक बार टाइट हो गई तो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग स्टार्ट, क्या ये ऐसे यहां जाके रुक गया होगा बेचारा, क्योंकि रस्सी तोड़नी तो है नहीं, तो यहाँ टी लग रहा होगा ऐसे, यही टी पूछा है। हाँ, हाइट 2 मीटर नीचे आएगा। 2 मीटर दिया है क्या? 1 मीटर तो ऊपर है, 1 मीटर और नीचे आएगा। हाँ, 2 मीटर आएगा। 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर नीचे, क्योंकि 1 मीटर ऐसे ऊपर मुड़ा हुआ है और उतना ही नीचे आएगा ना। कहाँ गलती है, तो कहाँ लिखना है अपने को? तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशंस बनाओ, तो -t/dt, ठीक है, इज इक्वल टू mv 1 इंटू 0 -1 इंटू √40। तो ये माइनस माइनस कट गया, जीरो का कोई मतलब नहीं है, t/dt ही तुम्हारा इम्पल्स होता है। इट इज √40 टू √10 and √10 is approximately 3.16। मैं जो सवाल ढूंढ रहा था मुझे मिला नहीं, ठीक है, आगे आ जाएगा। न्यूटन सेकेंड। हाँ, एक ऐसा सवाल करा दो जिसमें तुम्हारी आत्मा बाहर निकल के आ जाए। चलिए लिखिए, आत्मा है। अब ऑल ऑफ लास्ट सवाल है इम्पल्स का, इसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन करेंगे जो कोलिजन का पार्ट हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना। A ball of mass m is equal to 1 kg. A ball of mass m is equal to 1 kg falling vertically with a velocity 2 meter per second. Falling vertically with a velocity 2 meter per second strikes a wedge of mass 2 kg kept on a smooth horizontal surface. Kept on a smooth horizontal surface. As shown in the figure. If impulse between the ball and wedge
ड्यूरिंग कोलिजन इज जे, ड्यूरिंग कोलिजन इज जे। देन मेक, अरे यार अच्छा सवाल ये लोग बनाने ही नहीं देते। ठीक है चलो इनका ही कर लेते हैं, वो मैं बाद में कराऊंगा कोलिजन के बाद। तब वो सवाल जो मैं सोच रहा था, कुछ नहीं है कर लोगे तुम। देन मेक टू इक्वेशंस, ऐसा करना था तुम्हें इस बार भाई खून की उल्टियां करते बैठो, कराऊंगा वो जरूर मैं। देन मेक टू इक्वेशंस विच रिलेट जे, which relate J with velocity components of wedge and ball। लिखा। Also find impulse on wedge from ground, also find impulse on wedge from ground। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? देखते हैं, एक पेपर तो होने दो फिर समझेगा। चलिए मैं करता हूँ, आइए देखते हैं हम लोग साथ में। जहाँ गलती हो सकती है उस बात को आपको समझना है बच्चों। इधर देखो, होगा क्या टकराने के बाद? टकराने के बाद किधर ना किधर तो जाएगा ये ब्लॉक। बोला नहीं है कहीं क्वेश्चन में कोई चिपक के रह गया, वो अलग भी हो सकता है। इसका सबसे लाइटर वर्जन क्या होता है इस सवाल का, कि मजे लेना होता है मुझे तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, तब सवाल बिल्कुल बनता ही नहीं, मजा ही नहीं आता उसमें। तो इस सवाल को करना है, सबसे पहले मैं एफबीडीज की अगर बात करूं, वेलोसिटी कुछ दी है ना इसकी, मान लो वी नॉट। जो डेटा है मैं वेरिएबल्स में सॉल्व कर रहा हूँ, डेटा बाद में आप मुझे बता देना। इम्पल्स यहाँ जे बोला हुआ है। एक बात बताओ, अगर मैं वेज के लिए एफबीडी बनाऊं तो इस वेज पर क्या हो रहा होगा? ये ऐसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये 30 डिग्री का एंगल दिया है, क्या इधर लग रहा होगा जे? हाँ या ना? सही बात है। अच्छा, इम्पल्स इधर ही वेलोसिटी चेंज कर सकता है, लेकिन अब प्रैक्टिकली देखो तो ये तो इसी लाइन पे या तो इधर मूव करेगा या तो इधर मूव करेगा। अगर इम्पल्स इधर लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर ले जा रहा होगा ना इसको। इसकी वेलोसिटी मैंने v1 मान ली इस डायरेक्शन में, तो इधर इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली है मैंने? v1। वेज पर और कोई फोर्स लग रहा है? हाँ, mg नहीं लग रहा है, mg भी लग रहा है लेकिन वो नॉन इम्पल्सिव है, जबकि जब ये टकराएगा यहाँ तो यहाँ भी एक इम्पल्सिव नॉर्मल आएगा झटके के लिए। तो क्या एक नॉर्मल इस पर ऐसे भी लग रहा है जे डैश? अब ये वेज को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वेज ऊपर जा रहा है? क्या वेज ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब जो इधर से नॉर्मल मिला होगा, इधर से जो इम्पल्स मिला होगा इस पॉइंट पे, इम्पल्स होगा कौन सा? इम्पल्सिव नॉर्मल बेसिकली। वो इम्पल्सिव नॉर्मल का एक कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा होगा। सही बोल रहा हूँ क्या? तो अगर ये 30 डिग्री है तो क्या ये भी 30 होगा? क्या इसका ये कंपोनेंट हो गया जे कॉस 30? क्या ये वाला कंपोनेंट हो गया जे साइन 30? हमसे एक सवाल में पूछा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू फॉर इम्पल्स ऑन ग्राउंड ना, तो इम्पल्स ऑन ग्राउंड यही हो जाएगा जे डैश, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? जे कॉस 30। इन्होंने यही दिया हुआ है √3j/2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्ट सवाल है, मैं इसको टफ कराने के मूड में था, लेकिन उसमें डायरेक्ट डेटा तुम्हें दे दिया, टफ हुआ नहीं वो। इतनी बात समझ में आई?
और क्या पूछा है उसने, मेक टू इक्वेशन रिलेट्स जे विथ वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेज एंड बॉल। अच्छा, इसके लिए क्या इक्वेशन बनाओगे, क्या मैं इसके लिए ऐसे कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ, क्या ऐसे लिखूंगा जे साइन 30, बेटा यहाँ पे जे साइन 30 dt मत कर देना, क्यों, क्योंकि फोर्स नहीं है, उसने इम्पल्स दिया है तुम्हें। तो जे साइन 30 इट इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी दी है, कुछ कैपिटल M, वेज के लिए m कितना है, तो 2 kg, और इसकी वेलोसिटी हो गई v1, पहले तो चल ही नहीं रहा था ये, तो क्या j/2 इज इक्वल टू v1, 2v1, या यहां से j की वैल्यू आ जाएगी 4v1, ठीक है। तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ लिख सकते थे 4v1 j की जगह पे, लेकिन जरूरत नहीं है। दूसरा, इस बॉल की अगर एफबीटी बनाई जाए, जब टकरा रहा होगा ये बॉल यहाँ पर, तो क्या इसके ऊपर इम्पल्स ऐसे आया होगा, भाई जैसा इम्पल्स यहाँ आएगा इसके अपोजिट तो इस बॉल पे भी आएगा ना, ऐसा। लेकिन बच्चों देखो, अगर मैंने यहाँ पर कंपोनेंट लेके सॉल्व किया है, तो मुझे इस जे का भी तो कंपोनेंट लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये 30 डिग्री आपको दिया है, तो ये भी 30 हो गया, तो क्या ये 60 हो गया, क्या ये बन गया j cos 60, क्या एक कंपोनेंट ऐसे ऊपर आएगा j sin 60, ये बॉल की एफबीडी है। अब बच्चों जो इम्पल्स आया है, एक डायरेक्शन में आया कि दो, ऑफिशियली होगा क्या कि इधर ही जा रहा होगा ब्लॉक, बराबर ना, लेकिन हमने यहाँ कंपोनेंट लिया था, मुझे दिखा एक जगह कंपोनेंट लिया, दूसरा भी कंपोनेंट लेंगे तो इक्वेट करने में आसानी हो जाती है। तो जिस डायरेक्शन में मैंने कंपोनेंट लिया है, क्या दो, मैंने क्या पढ़ा, जिस डायरेक्शन में इम्पल्स लग रहा होता है, इम्पल्स के उस डायरेक्शन में, देख रही है ना इधर, अच्छा सो रही है, जिस डायरेक्शन में इम्पल्स लग रहा होता है, क्या उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। तो इम्पल्स किधर किधर लग रहा है अभी, इधर भी लग रहा है, इधर भी, तो इधर वेलोसिटी चेंज हुई। अच्छा मैंने क्या माना v1 ना, तो मान लो इधर ये वेलोसिटी v2 दे रहा है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना दे रहा है, v3। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या बनेगा, j cos 60 इज इक्वल टू, दोनों एक आ जाएंगे देखना, j cos 60 इज इक्वल टू m कितना है बॉल का, 1 इंटू v2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो पहले कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, तो क्या ये भी आ गया j/2 इज इक्वल टू v2, एक रिलेशन मिल गया v1 v2 में, दिख रहा है ना। और दूसरा क्या बन जाएगा, j sin 60 1 इंटू v3 माइनस, पहले कितनी वेलोसिटी है v0, v0 कितना है 2 दिया है, तो -1 इंटू -2, -2 क्यों, नीचे आ रहा है, तो j sin 60 इज इक्वल टू v3 + 2, ये सारे इक्वेशन है। आपसे यही तो पूछा है ना, मेक एन इक्वेशन। अब इसने क्या दिया है देखो, इसने जो आंसर दिया है वो कह रहा है कि पहला इक्वेशन है j/2 इज इक्वल टू 2v1 इज इक्वल टू v2, j/2 इज इक्वल टू 2v1, अच्छा ये टर्म नहीं दिया है, j/2 इज इक्वल टू 2v1 इज इक्वल टू v2, इन दोनों को कंपेयर कर लो ना यार, तो j/2 इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, इनके आंसर से मैच कर देना है, कंपेयरिंग 1 एंड 2 ये बन जाएगा j/2 इज इक्वल टू 2v1 इज इक्वल टू v2, मैच कर गया। और दूसरा कह रहा है √3/2j इज इक्वल टू v3 + 2, हाँ ठीक है, क्या कोई दिक्कत, पक्का नहीं है ना। तो ये j' किधर लग रहा है, डायरेक्शन में आपने देख ही लिया, ऊपर लग रहा है। तो इस तरह के इम्पल्स पे सवाल आते हैं। अब हेडिंग बना लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं ई, स्मॉल ई से दिखाते हैं। क्या होता है स्मॉल ई, जरा ध्यान से देखो। मान लो अब ये अपने दिमाग में बैठा के चलो कि हम कोलिजन चालू कर चुके हैं। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कोलिजन आगे अलग से नाम दूंगा टॉपिक का, लेकिन तरीका वही है। दो ब्लॉक हैं, M1 और M2 मास है, एक U2 वेलोसिटी चल रहा है और दूसरा U1 से। दिस इज द कंडीशन जस्ट बिफोर कोलिजन, करेक्ट। ये टकराएंगे कब? इज देयर एनी कंडीशन जो मुझे फॉलो करना चाहिए टकराने के लिए? U1 ज्यादा हो U2 से। क्या कंडीशन है? ये दिया हुआ है। अच्छा, ये टकराने के बाद तीन चीज होगी। जो दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं ना, आप वो दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से कंसीडर कर सकते हैं, समझिए। एक आप रबर बॉल ले लीजिए, बॉल खेलते हैं ना, वो वाला बॉल। एक आटे की बॉल बना लीजिए, आटा जब गूंथ के रखते हैं उसका बॉल बना लीजिए। क्ले ले लो आटे की जगह पे, वो भी चलेगा। दोनों बॉल लो। मैंने बॉल फेंका नीचे, तो एक तो मेरा ये वाला बॉल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा कौन हो गया? सरफेस। फेंका, बॉल टकराया सरफेस से, तो कोलिजन के बाद क्या क्या कंडीशंस हो सकती है? तीन चीजें। या तो जिस साइड से फेंका है उस साइड तक वापस आ जाए, या उस साइड से कम रहे, या फिर वहीं चिपक जाए। वो चिपका, नहीं चिपका, वापस आया, नहीं आया, ये सब किस बात पे डिपेंड करता है? सरफेस के नेचर पे या ऑब्जेक्ट्स के नेचर पे डिपेंड करता है। और उसी नेचर को बताता कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स अभी बन रहे, क्या क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट में। वो चिपकेगा, वापस आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, उसी को हमें डिटेल पढ़ना है यहाँ पे। ड्यूरिंग कोलिजन क्या कंडीशन होगी, ध्यान से देखो। जिस टाइम पे ये कोलाइड कर रहे होंगे, ये दो चीजें हुई। देखो, मैं तुम्हें फील दिला दूंगा जो बुक्स में नहीं है। बुक्स में लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू इंपल्स, खत्म। क्यों है वो समझो। कोलिजन के टाइम पर क्या हो रहा होगा? मान लो ये दोनों है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये दोनों वहां से धड़ से लड़े। तो लड़ने के टाइम पे ये इसको एक नॉर्मल दे रहा है और ये इसको एक नॉर्मल दे रहा है, हो रहा है। तो जब ये कोलाइड कर रहे होंगे तो M1 M2 को एक नॉर्मल फोर्स दे रहा होगा, M2 M1 को एक नॉर्मल फोर्स दे रहा होगा। आर दे नॉन इम्पल्सिव और इम्पल्सिव? इम्पल्सिव। कैसे फोर्स है ये? तो अब दो कंडीशन होगी। ये फोर्स क्यों दिया? क्योंकि पीछे वाला तेज आ रहा है, स्कोप नहीं है कैसे पहुंचा और जंप करके निकल गया, तेज है, इसको अपनी उसी स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होगा। M2 क्या करेगा? उसकी स्पीड को कम करेगा, और M1 क्या करेगा? उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो पहले क्या हो जाता है, टकराएंगे ना, टकराने के बाद हाँ, चाय चाय चाय, तुम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे हो चाय के लिए, लग रहा है चाय नहीं बहुत बड़ी चीज आ गई है। साइज कम होते हैं क्या इसकी? ऐसे ये M1 रहा, ये M2, इसके ऊपर इम्पल्स लगा
उस इम्पल्स ने क्या किया, हमें दिखता नहीं है, बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है, इसके अंदर इम्पल्स लगा, इम्पल्स ने इनको डिफॉर्म किया पहले, इसके ऊपर जो इम्पल्स लगा है वो इधर लगा है, इसके ऊपर जो इम्पल्स लगा है वो इधर लगा है, ये दोनों क्या है, दे आर इम्पल्सिव नॉर्मल। बेटा अब ये इम्पल्सिव नॉर्मल क्या कर रहे होंगे, जरा देखो, M2 की डायरेक्शन में लग रहा है इम्पल्सिव नॉर्मल, तो क्या M2 की वेलोसिटी बढ़ाने लगेगा, M1 की वेलोसिटी कम करने लगेगा, बढ़ाते बढ़ाते इसकी घटाते घटाते क्या एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जब दोनों की वेलोसिटी v और v कॉमन हो जाए, उसके बाद तो मोमेंटम से वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। जब तक दोनों कॉमन वेलोसिटी पर नहीं आते ये डिफॉर्म होते रहेंगे, क्या होते रहेंगे, डिफॉर्म होते रहेंगे। फिर दूसरी कंडीशन यहां बन के आएगी, अब रिफॉर्म होना चालू हो जाएंगे, क्या होना चालू हो गए वो, रिफॉर्म क्यों हो रहे होंगे, उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स जिसको बोलते हैं बेसिकली, अब वो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएंगे। कौन से फोर्स डेवलप हो गए, रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगेगा, ये भी इंपल्सिव है, ये कौन से फोर्स है, ये भी, लेकिन ये इंपल्सिव रिस्टोरिंग वाले नॉर्मल है, और ये इसकी वेलोसिटी को v2 कर दे रहे हैं, इसकी वेलोसिटी को v1। ऑफ कोर्स अगर v और v बराबर है तो बाद में v2 हैज टू बी ग्रेटर देन v1, क्योंकि वेलोसिटी थोड़ा तो आगे बढ़ेगी ना। अब इसके आगे तीन सवाल हो सकते हैं, या तो रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल भी डेवलप ना हो, अगर रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ तो दोनों ऐसे साथ में एक साथ चलेंगे आगे, सही बात है। दूसरा, रिस्टोरिंग फोर्स पूरा डेवलप हो जाए, मतलब जितना डिफॉर्म हुए थे बॉडी वो पूरा रिफॉर्म हो जाए। अगर कंप्लीटली रिफॉर्म हो गई बॉडी तब ये कंडीशन, या हो सकता है कि ना तो पूरी तरह से रिफॉर्म हो पाई और ना ही डिफॉर्म ही रही, बीच में डिफॉर्मेशन से आगे आई लेकिन पूरी तरह से रिफॉर्म नहीं हो पाई। तो ये सिचुएशंस बन के तैयार हो रही है ना, इसको कौन एक्सप्लेन करता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आपको ये पता लगता है कि आफ्टर कोलिजन व्हाट विल हैपन, विल द बॉडी विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन और नॉट, कौन बताएगा आपको। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन ऐसे किया गया कि इट इज द इंपल्स ऑफ reformation upon impulse of deformation। अगर इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बराबर हो गया तो E की वैल्यू 1, तो जितना डिफॉर्मिंग के लिए जितना फोर्स लगा है रिफॉर्मेशन में भी उतना फोर्स लग गया, तो E की वैल्यू 1, उस बॉडी को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। अगर रिफॉर्मेशन 0 रहा तो E की वैल्यू 0, और बॉडी ऐसे कंप्लीटली डिफॉर्म्ड स्टेट में ही रहेगी, उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक बॉडी। और E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक। नोट करिए, मैं आया तो पिटी तो वही तो पिटी यार, तो क्या सोच रहे हो इतना मार दूं कि मर जाए वो। तो E की ये वैल्यू है। अच्छा, ये रिजल्ट क्या देता है बेटा, सुन लो, रिफॉर्मेशन क्या देगा, रिफॉर्मेशन क्या इनको सेपरेट करने की कोशिश करेगा, तो इनके सेपरेशन के टाइम की जो वेलोसिटी होगी वो डिसाइड करती है रिफॉर्मेशन का इंपल्स कितना है। तो आगे जाके जो हमें पढ़ना है इसका यही होगा
फार्मूला की इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और डिफॉर्म किस बात पे डिपेंड करेगा, कितनी तेजी से डिफॉर्म होना है, कितना तेज वो लोग चले आ रहे हैं, उनका अप्रोच की वेलोसिटी कितनी तेज है। गाड़ियों की टक्कर में एक गाड़ी अगर ऐसे आ रही है, दूसरी ऐसे आ रही है और टक्कर लगे, दोनों पिचक जाए एकदम से, ये कब पॉसिबल है, जब एक धीरे चल रही हो या एक बहुत तेज, अगर दोनों आमने सामने से आ रही, दोनों बहुत तेज चल के आ रही हो, धीरे टक्कर मारोगे तो ऐसे ही होगा, खाली स्क्रैच आके निकल जाता है। क्यों पता है, क्योंकि अप्रोच बहुत ज्यादा हो गया। जब अपोजिट आएंगे तो u1 प्लस u2 होगा ना, तो u1 और u2 दोनों जा गए, टक्कर तेज आएगी। अगर दोनों ऐसे जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, आगे वाला धीरे चले, पीछे वाला तेज आए, तो दोनों की वेलोसिटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना गाड़ी पिचकती चली जाएगी। समझ में आ रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, अप्रोच वाली वेलोसिटी, और रिफॉर्मेशन से क्या होगा, सेपरेट होंगी। तो वही बेसिकली यहाँ लिखा गया कि इम्पल्स जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसका बेसिक फार्मूला कौन सा है, उसका बेसिक फार्मूला तो है वेलोसिटी इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। बेसिक फार्मूला क्या है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ, लेकिन यही इसीलिए बोला मैंने कि तुम्हें फील कराऊंगा, क्योंकि ये जो फार्मूला तुम देख रहे हो ना, अगर मैं इतना ही याद रखूं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मैं हर बार गलत कर दूंगा। अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, मैं कभी सही नहीं कर पाऊंगा। क्या पॉइंट है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, समझो ध्यान से। ये दोनों किसका रिजल्ट है, बोलो ना, इम्पल्स का। और इम्पल्स किधर चेंज कर सकता है वेलोसिटी को, जो आज से सवाल कराया है उस पर ही बेस्ड है। इम्पल्स किधर चेंज करता है वेलोसिटी को, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये सेपरेशन या अप्रोच किस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे। तो एक गाड़ी अगर ऐसे चल के आ रही है, इमेजिन करो ऐसे, और दूसरी ऐसे, जब ये टकराएंगी तो इस लाइन की वेलोसिटी में ही चेंज आएगा, इधर वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए एक गाड़ी ऐसे आती है, कैसे टकराती है, तो फिर वो ऐसे हवा में निकल जाती है, दूसरी देखा है, टेढ़ी हो जाती है, आती है टकराई कैसे टेढ़ी होगी। क्यों टेढ़ी हुई है जस्ट अंडर कोलिजन, क्योंकि खाली इस लाइन की वेलोसिटी चेंज हुई और इसका ये कंपोनेंट तो वही रह गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज याद रखनी है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये किस लाइन पर ही हमें लिखना पड़ेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलावा ये चीजें लिखोगे तो फिर आप गलत कर दोगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जो सेपरेशन या अप्रोच की वेलोसिटी है वो आपको कौन सी लेनी होगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों का सेम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पार्टिकल्स पहले वेलोसिटी रख रही हो वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही रख रही हो सकता है एक ऐसे जा रहा हो, एक ऐसे, लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये हो। हाँ, तो इसमें चेंज की कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों अप्रोच कर रहे हैं ना, तो प्लस होगी उनकी वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी उससे, इसकी वजह से उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। छोड़ दो, अभी कराऊंगा मैं, अभी ये देखो कराऊंगा मैं, बताता हूँ। अब ये आवाज बंद। क्या ये आपको समझ में आया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या चीज है। अब इसी को मैं ई अगर लिखना हो, ध्यान से देखो, ये फार्मूला ये याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, लेकिन किधर होगा वो। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, ई की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में लिखना, ये वाली कंडीशन नहीं, ये वाली कंडीशन हुई। मतलब मैं मान रहा हूँ फाइनली ऐसा हो गया, v1 v2 मिल गया, वो अलग हो गए।
पूरी तरह से रिफॉर्म हुए कि नहीं हुए मुझे नहीं पता है, अलग हो गए। तो अलग होने पे सेपरेशन की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा कौन होगा, v1 की v2? v2। तो सेपरेशन के लिए हमेशा सेपरेशन की वेलोसिटी या अप्रोच की वेलोसिटी तो प्लस में ही लिखते हैं ना, तो जो बड़ा हो उसमें छोटे को माइनस करो। तो क्या यहाँ मैं लिखूंगा v2 माइनस v1। अप्रोच में आप हमेशा देखोगे अगर अप्रोच में u1 माइनस u2 कर रहे हो तो सेपरेशन में v2 माइनस v1 ही होगा। अगर अप्रोच में u2 माइनस u1 कर रहे हो तो सेपरेशन क्या होगा, v1 माइनस v2। क्योंकि कोलिजन का मतलब ही यही है ना, एक की वेलोसिटी कम होगी दूसरे की बढ़ेगी, ये कंडीशन तो हर जगह होने वाला है। ठीक, E की जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है, रेंज ऑफ E। फिर एक सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय E इज इक्वल टू 0? चिपक गया वो, E 0 का मतलब क्या होता है, चिपक गया। तुम्हारे डीसीपी में भी ये चीज गलत लिखी है, उसने भी लिख दिया है चिपक गया। इरोडो ने भी ये गलत लिख दिया एक सवाल में, उसने भी बोला ये चिपक गया है, लेकिन चिपकते नहीं है। E 0 नहीं, वो खाली हेड ऑन में हो पाएगा, ऐसे आमने सामने से टक्कर हो तभी हो पाएगा। ऑब्लिकली टक्कर मारूंगा तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, किसी एंगल पर टक्कर मारा तो वो चिपकेंगे नहीं। तो हमें E 0 तो हर जगह काम करना है ना। E 0 का बेसिक लॉजिक क्या हुआ, रिफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, रिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर रिफॉर्मेशन नहीं हुआ बिल्कुल भी इस जगह पे तो E 0 हो गया। जरा यहाँ E 0 रखो तो E 0 का मतलब क्या है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, 0। अगर E 0 हुआ तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, 0। लेकिन ये सेपरेशन की वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, दोनों एक साथ हो गए। अब यही गलती हो जाती है, दोनों एक साथ तो हो गए नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होने का मतलब है दोनों की वेलोसिटी एक हो गई, लेकिन किधर, अगर परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसी के पास वेलोसिटी रही होगी तो उस वेलोसिटी से अलग तो हो ही जाएंगे ना। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलावा उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी। जैसे वो अभी धागे वाला सवाल किया ना, 3 और 5 मीटर वाला, 3v0/5 उसका पहले से था। अगर वैसी कोई वेलोसिटी पार्टिकल पहले से रख रहा है तो अलग अलग भी हो सकता है। अगर उसकी पूरी वेलोसिटी पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग थी, अब बाद में वो चिपक के चलेंगे। जो स्टिक्स टुगेदर वाले जितने भी सवाल किए, हर सवाल में E की वैल्यू कितनी थी, 0। वो जो बुलेट आगे चिपक गया, ब्लॉक गिरा चिपक गया, किया ना, बोला स्टिक्स टुगेदर, उन सब में E 0 था। तो कहीं स्टिक्स टुगेदर है तो कंपलसरी है E 0 होगा, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन होगा। लेकिन E 0 है इसका मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि, सुन लेना, sticks together means E is 0, but E 0 means, E 0 does not means that they sticks together। सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। If two objects sticks together it means E is 0, but if E is equal to 0 it is not necessary that the blocks is together। हाँ, आप ये बोलेंगे E 0 means, ये लिख लेना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसीपी में देखोगे जो बोले तुम ना, स्टिक्स टुगेदर E 0 वही लिख के दिया है, तो वो गलती है। मैं इसको लिखो, मैं कराता हूँ, पहुंचाता हूँ, पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा मैं। लिखो ऐसे, नोट पॉइंट बना के लिखो, E is equal to 0 means the block sticks together। E is equal to 0 means the block sticks together। E is equal to 0 means the block sticks together। बताइए ट्रू है कि फॉल्स, लिखिए वहां पे फॉल्स। मैं ट्रू फॉल्स में इसलिए बोलता हूं कि आपको याद रहेगा। E is equal to 0 means the block sticks together। आगे लिखिए फॉल्स। इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या लिखोगे, लिखो इट मीन्स, मतलब E is equal to 0 means, समझा,
बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब कुछ बातें और इसमें, जो ये ई है ना, ई की वैल्यू आपने क्या लिखी कि ई की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, सही बात है। जब E1 हो जाता है तो E1 के केस में क्या होता है, E1 मतलब जो बॉडी है वो कंप्लीटली रीगेन कर लेता है, मतलब वही रिफॉर्म हो जाता है अपने ओरिजिनल डायमेंशन को, सही बात है ना। तो इस ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक बॉडी का मतलब जिसमें बॉडी कंप्लीटली रीगेन कर ले अपना ओरिजिनल डायमेंशन। इलास्टिसिटी नाम का एक चैप्टर होता है, वहां भी पढ़ते हो। तुमने कल मुझे एसएचएम पढ़ते हुए भेजा, हीट खत्म हो गया क्या? तुम एसएचएम कैसे पढ़ रहे हो, हीट नहीं पढ़ रहे हो? हीट तो खत्म करके तब पढ़ना आगे। अच्छा, मतलब वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो क्या? मुझे लगा सर एसएचएम पढ़ा रहे हैं क्या, तब मैं तो बहुत पीछे हो। तुम्हें पता है वो देख के मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ गया, और कि इतना तेज पढ़ा रहे हैं, मैं तो बहुत धीरे हो गया फिर। क्योंकि अल्टीमेटली जब उनका हीट खत्म होगा ना, उस टाइम तक मेरा रोटेशनल खत्म होने वाला होगा, 2-3 लेक्चर ही बचेगा। वो होता है ऐसे, जब वो एसएचएम चालू करेंगे मैं इलेक्ट्रो चालू करूंगा 2-3 लेक्चर आगे पीछे, और जब वो एसएचएम और वेव खत्म करेंगे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर चुका हूँ। वो पूरा दो ट्रैक चलते हैं, ऐसा नहीं अंधा आ जाए आओ ये ट्रैक पढ़ा देता हूँ। वो पूरा प्रॉपर प्लान होता है कि उनका क्या खत्म होने पे मेरा क्या होगा। अब उसमें होता क्या है, कोई टीचर आके तेज पढ़ा देता है, दूसरा आके धीरे पढ़ा रहे हैं, मतलब अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, कोई आया उड़ा दिया। अब दूसरे क्या लगता है पता है, मुझे एंजाइटी होती कि मैं इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ क्या, मेरा क्यों खत्म नहीं हो रहा है, और तब वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अभी ऑनेस्ट ने कल एसएचएम लिखा हो, बोला 45 मिनट्स पढ़ा, मैं वैसा उठाऊँ ना उसी टाइम पे पूछने वाला था उससे, भाई ये क्या हो गया। वो तो फिर मैंने प्रीति से पूछ लिया, वो नहीं सर चल रहा है। मैंने कहा रुको, अभी अचानक से याद आया तो वो पीटने के मूड में ही आया हूँ आज मैं। E0 क्या होता है, अभी तो भर लिया पढ़ा हम लोगों ने। हाँ, मतलब बॉडी डज नॉट रीगेन, यहाँ पे रीगेन वाली कंडीशन पढ़ रहे हो ना। और अपने मन मर्जी से कैसे तुम भेज रहे हो, तुम्हारा आज मन किया हम चलो टाइम टेबल भेज देता हूँ, चलो भेज देता हूँ, कल नहीं मन किया नहीं किया, चलो बस अब पढ़ लेते हैं। सबको आना है पिकनिक पे, वहां पढ़ेंगे। हाँ वहाँ फिजिक्स पढ़ेंगे, नहीं पूल में नहीं। अरे भाई तुम लोग डुबा दोगे। चलो आ जाओ इधर। ये एक स्लाइडर है, एक स्लाइडिंग वॉल है। ये क्या है, ये स्लाइडिंग वॉल। ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। इधर एक बॉल है जो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। E की वैल्यू है हाफ, मतलब कैसा कोलिजन होगा, पार्शियल इलास्टिक। फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन होता है। तो मैं बार बार अगर खाली लिख दूं आफ्टर कोलिजन तो आप समझ जाना कि मैं इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन की ही बात कर रहा हूं। ये सब बैच एक दूसरे से कनेक्टेड हो क्या तुम लोग, मत ऐसा आपस में बातें फैलाया मत करो, रुको उनको बोलना पड़ेगा। सबको यही पार्टी दूंगा, तुम लोगों को मेरा रोड बहुत दूर पड़ जाएगा।
यही पार्टी दे दूंगा मैं एक दिन। नहीं मैं दूंगा 16 को। अरे मेरा नहीं है भाई, मेरी बेटी का बर्थडे, मेरा नहीं है। तुम लोगों को बुलाऊंगा मेरे सामने, मेरी शादी बर्बाद हो गई। अरे 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 क्लास चल रही है भाई, अरे क्लास चल रही है, पढ़ाई कर लो। ताली बजा रहे, इतना बड़ा बहुत एक्सपीरियंस ताली बजाने तुम लोगों को। रोज बजाते हो क्या सुबह शाम? अरे पार्ट टाइम नहीं, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है। चलो आया क्या? आ जाओ। तुम्हें पता है जब रैगिंग होती है ना तो इस तरह की ताली बजाना भी वहाँ सिखाते हैं। अब तुम लोगों को अनुभव है तो फंसोगे नहीं, परेशान मत हो। क्या मतलब खाली सीखे हो तुम लोग कि ये इनबॉर्न है? किसको? चलो E की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको 1 मान लो, इसको 2। अब देखो U1 क्या दिया है बच्चों अपने को? 10। U2 क्या दिया है? -5। याद रखना डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। E की वैल्यू तो हाफ है। V1 अपने को निकालना है। V2, अब V2 भी वेरिएबल है लेकिन तुम एक लॉजिक से हटा सकते हो। टकरा कौन रहा है? बॉल, दीवार एक और एक छोटी सी गेंद, दोनों के मास में कोई कंपैरिजन है क्या? ये वही सवाल हो गया कि तुम साइकिल लेके जाओ और ट्रक को टक्कर मार दो, तो ट्रक अपनी स्पीड थोड़ी बदल देगा? बदलेगा क्या ट्रक स्पीड? नहीं बदलेगा। मतलब ये पहले 5 से चल रहा था चुपचाप, अभी भी 5 से चलता रहेगा। तो E की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? V1 माइनस V2 अपॉन U2 माइनस U1, या उल्टा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलते हैं। अभी तो बताया था ना दोनों चलेंगे ऐसे। तो E की वैल्यू हाफ है, V2 है -5 माइनस V1 अपॉन U1 कितना? 10 माइनस U2 की वैल्यू -5। तो ये हो गया 15/2 -5 माइनस V1, या इधर जाएगा तो 10 25/2। V1 की वैल्यू -25/2, मतलब टकराने के बाद ये 12.5 मीटर पर सेकेंड से पीछे आ जाएगा लेफ्ट में। समझा क्या? हाँ सही तो है। अब जब सेपरेशन ऊपर, सेपरेशन का मतलब, अप्रोच का मतलब ये है कि सेपरेशन में अगर 2 -1 करके पॉजिटिव आ रहा है तो अप्रोच में 1 - 2 ही पॉजिटिव आएगा। ठीक, क्या 8 में भी मुझे भी ठंडी लग रही है। अब मेरे पास जैकेट नहीं है, गिफ्ट कर दो, पहन के आऊंगा। इधर तो इस तरह के सवाल हो जाएंगे बच्चों। थोड़ा सा सिंसियर, थोड़ी देर बैठ जाओ ऐसे अच्छे से। ये टॉपिक खत्म करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये समझ आ गया क्या? थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ अभी मैं, कोई दिक्कत? कहाँ? V2 माइनस V1 है ना। 2 किसको लिया है? दीवार को ना। आओ एक और तरह का सवाल। ये फिर से कोई एक स्लाइडर ही है जो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ एक बॉल है, वो ऐसे आके टकरा जाता है 37 डिग्री पर
चलो 10 मीटर पर सेकेंड से ही ई की वैल्यू हाफ है। आप बताइए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर इम्पैक्ट या कोलिजन। बच्चों मस्ती बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करो अकेले अकेले। 8 नहीं नहीं, आई कैप जे कैप में आना चाहिए। हाँ 8 जे कैप 8 आई कैप आ रहा है और 18 में जे कैप में आओ देखते हैं, पता नहीं क्या आएगा। इधर देखो, अच्छा इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट 8 हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट 6। ई जो है यहाँ पे, जो ई का इम्पैक्ट आया है, समझना इसीलिए वो पॉइंट लिखा था हमने। जो ई का इम्पैक्ट आया है वो ई का इम्पैक्ट वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, लेकिन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसा, ये कांटेक्ट पॉइंट पे ऐसे बनेगा, दिस इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के पास में जो ये वाली वेलोसिटी है, टकराने के बाद भी ये रहेगी, ये वाली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसको निकालना है अपने को। तो ये 1 ये 2, तो u1 कितना हो जाएगा। इसको 8 को नहीं लिखना है क्योंकि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही चेंज होगा। u1 हो गया -6, u2 हो गया 10, करेक्ट। v1 v2 अभी भी 10 रहेगा। तो अगर मैं E लिखूं तो E इज इक्वल टू हाफ v2, मतलब ये तो मिल गया, इसका खाली बॉल का ही निकालना है अपने को, हाफ। अब देखो सेपरेशन की वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगी, देखो कैसे समझता हूं मैं। v2 माइनस v1 लिखने पे कि v1 माइनस v2, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या मान रहे हो तुम, लेकिन तब भी पॉजिटिव इधर देखा करो। मुझे अप्रोच पॉजिटिव कब मिलेगा वो निकाल लूंगा, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। जरा बताओ, अगर मैं u1 माइनस u2 करूं तो क्या अप्रोच नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है ना। u1 माइनस u2 करने पे अप्रोच नेगेटिव आ रहा है, तो क्यों ना मैं u2 माइनस u1 कर दूं। तो मैं नीचे मुझे क्या लिखना है, तो नीचे अगर मैंने u2 माइनस u1 लिखा है तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, यही याद रखा करो। तो हाफ v1 माइनस 10 माइनस ऑफ -6, ये बन गया 16/2 8, v1 की वैल्यू आई 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली वेलोसिटी है 18, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू 8 आई कैप। समझ आया क्या, बॉल की वेलोसिटी क्या होगी 8 आई कैप प्लस, क्या सबको समझ आ गया है। बॉल का नहीं, और वो बॉल का बहुत कम होगा। अगर दोनों का मास दिया हो तो कैसे, मतलब तब तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन किधर लगेगा, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि वाई में इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। एक इक्वेशन वहां से बना लोगे, समझा। तब तो तुम्हारा ये v2 भी नहीं पता होगा ना, तो दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, एक मोमेंटम कंजर्वेशन से। कौन सा चालू है, बंद हो गया। एक तो इतनी बातें, तुम्हारी बातें खत्म। सुबह क्या चार्ज नहीं रहते क्या, अभी चार्ज हो गए। आइए, ये बस अब थोड़ा अच्छे सवालों की तरफ बढ़ना चाह रहा हूं मैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चुपचाप बैठें। ऑन कर दो भाई एसी, यहाँ एसी ऑन ऑफ में ही मैं परेशान रहूंगा, क्या करना है। कल से हम लोग कंबल लेके आएंगे, इनको चालू रहने दो, यहीं रख दो एक ला के।
वैसे भी जागी कहाँ रहे हैं हम लोग। हाँ ये देखो स्ट्रेस ज़्यादा है, सो जाएंगे तो अच्छी बात है। आओ चलो, अगर मान लो एक ये फिक्स सरफेस है, एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा जहाँ पे तुम्हारी थोड़ी बुद्धि हरी लाल पीली सब हो। एच हाइट सर, इसको रिलीज कर दिया, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है और ये फिक्स्ड है। फाइंड वेलोसिटी, अब यहाँ पे वो जस्ट आफ्टर कोलिजन ही है, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो क्या होगा। देखो एक बात बताओ, टकराने के ठीक पहले क्या ये ऐसे नीचे आ रहा होगा √2gh से? कितने से आ रहा होगा? इसको अगर मैं 1 मान लूं तो ये मेरा 2 बन जाएगा। जरा देखो u1 कितना हो गया, u1 इनफैक्ट -√2gh है। v1 निकालना है तो E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। जरा सॉल्व करो तो E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन -√2gh माइनस 0। तो क्या माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ से, क्या v1 आ गया E टाइम्स ऑफ √2gh, और इम्पैक्ट वाली लाइन भी यही थी। इसको देख के मैंने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि इफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स टू अ फिक्स्ड सरफेस, its velocity changes by a factor of e along line of impact। ठीक है, इसको नोट करो, उसको लिखो। अब अच्छे अच्छे सवाल उसी पर बेस्ड करते हैं। जीपी तो आप सबको आता है ना? हिमांक कहाँ बैठे हो? हिमांक कहाँ है? चाय पीने जाते हो, मैंने सुना तुम ब्रेक में। तो अकेले चाय पीते हो ना? चाय ही होता है, कुछ और भी लेते हो साथ में? कभी कभी कुछ और भी ले लेते हो। अच्छा, हाँ सर, वो वाला कॉफी लेता है, वो करके वो वाला, वो जो फिल्टर कॉफी, वो करके वो वाला कॉफी क्या होता है? लिख लिया? लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट, नोट पॉइंट बना के लिखना अच्छा है। इफ एन ऑब्जेक्ट कोलाइड्स, मारूंगा मैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विथ अ फिक्स्ड object then its velocity changes by a factor of e। Then its velocity changes by a factor of e। हाँ, बाय अ फैक्टर ऑफ ई। वही तो किया ना अभी। अब इस पे सवाल मैं अच्छे अच्छे कैसे बोल रहा हूं, इधर देखो, ये ग्राउंड है, समझना। फार्मूले कुछ बना दूं, आपको मजा आए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर ई दे रखा है मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या दे रखा है? ई। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है u से थीटा एंगल पे, तो ये कैसा पाथ लेगा? प्रोजेक्टाइल वाला पाथ लेगा। तो ये वाला कंपोनेंट अभी कितना रहेगा? ये कंपोनेंट, सही बोला मैंने? तो ये ऐसे गया होगा, ऐसे गिरा होगा,
जब यहाँ ये इस पॉइंट पे गिरा होगा, सुन लो ध्यान से, इस पॉइंट पे ये गिरा होगा तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाली लाइन हुई होगी। तो इसके पास जो u cos थीटा की वेलोसिटी थी ये तो अभी भी ऐसे ही रह जाएगी, लेकिन ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, eu sin थीटा। तो अभी भी तो नेट वेलोसिटी ऐसे ही है, तो क्या ये ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाएगा? लेकिन पहले रेंज अगर r1 था, अब r2 हुआ, तो डेफिनेटली r2 की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि रेंज क्या होता है 2ux uy/g। तो पहले ui ये था, अब ui की वैल्यू हो गई e टाइम्स ui, और e 1 से छोटा है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम हो गई, तो r की वैल्यू कम। यहाँ फिर टकराया होगा, फिर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये अभी भी u cos थीटा रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा e स्क्वायर u साइन थीटा, क्योंकि टकराने के पहले u साइन थीटा था, टकरा के एक और e बढ़ गया। क्या ऐसे, अब ये फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 चलता रहेगा। मैं यहाँ तो आपसे पूछ रहा हूँ, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर, या फाइंड जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेंज या nth रेंज एंड nth टाइम ऑफ फ्लाइट। nth रेंज और nth टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मैं r1 लिखूं तो क्या लिखूंगा इसमें, 2u cos थीटा u sin थीटा बाई जी। ये क्या हुआ ये, हाँ u cos थीटा बाई जी। अगर मैं r2 लिखना चाहूँ तो r2 के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये रहा, वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा e बाई जी। तो क्या मैं इसको लिखूं e टाइम्स ऑफ r1, करेक्ट ना? ऐसे ही अगर मैं r3 लिखूं तो क्या वो बन जाएगा e स्क्वायर 2u cos थीटा u sin थीटा बाई जी, मतलब e स्क्वायर टाइम्स ऑफ r1। और ऐसे ही मैं आगे निकलता चला गया तो जो rn लिखा जाएगा, क्या वो इक्वेशन में लिख सकता हूँ e रेज टू n टाइम्स ऑफ r1, प्रोवाइडेड n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या है, n को अगर 0 रख दिया तो r पहला रेंज मिल जाएगा कि पहली बार वो कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। दूसरी बार निकालना है तो ये r2 e की वैल्यू 1 रख दो, तीसरी बार निकालना है तो e की वैल्यू 2 रख दो। समझ में आ रहा है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकालते हैं इक्वेशन। तो t1 क्या होता है, t2 क्या हो जाएगा e टाइम्स ऑफ 2u sin थीटा बाई जी। e रेज टू n माइनस 1 लिखोगे तो इनके, हाँ ठीक है, एक काम कर लो, वो भी लिख सकते हो, कोई नहीं। तब तुम्हारा n जो है ना तो वो 1 से शुरू हो जाएगा, होल नंबर नहीं रहेगा। दोनों एक ही बात है। n लिख रहा था मैं तो n को 0 से स्टार्ट कर रहा था, अब 1 लिख रहा हूँ तो n को 1 से चालू कर रहा हूँ n माइनस 1 लिखने पे। तो हाँ, n माइनस 1 ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पहला पूछेगा तो n की वैल्यू 1, दूसरा बोलेगा n की वैल्यू 2। ठीक है, मतलब ये हो गया e टाइम्स ऑफ t1। t3 हो जाएगा e स्क्वायर 2u sin थीटा बाई जी। तो क्या ये बन गया e स्क्वायर t1
ऐसे आगे बढ़ोगे Tn क्या आ जाएगा, e⁻n−1 और n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स। सेट थ्योरी में कैसे लिखेंगे, n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक, छापिए और सवाल देखते हैं कैसा आएगा।